हाय एवरीवन, मोस्ट एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर में आपका स्वागत है। ये हमारा फिफ्थ गेस्ट पेपर होने वाला है जो कि बहुत ही एनालिसिस के बाद लिए जाते हैं क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, पीवाईक्यू जो बहुत ज़्यादा यूज है। और अगर पीवाईक्यू में यूज नहीं है तो जो किसी भी चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अगर इस पेपर में आप 120 130 लाते हो तो आई गारंटी कि आप नीट में 150 से ज़्यादा ही लाओगे। और अगर जो इस पेपर में 130 लाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ बहुत से लोग 170 100 आउट ऑफ 180 लाने वाले हैं। और आपको पता है कोई रैंडम पेपर नहीं होता, जो भी क्वेश्चन लिए जाते हैं मैं खुद हैंड से अपने सब क्वेश्चन बनाता हूँ। ये आप जो देख रहे हो पैटर्न फॉर्मेट, ऐसा नहीं कहीं से उठाया बस ले लिया, सो दैट एक आपको जेन्युइन क्वेश्चन का फील आए और आपको लगे हर क्वेश्चन ना कुछ कुछ आपको सिखाने वाला है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में एक ही वैरायटी के कुछ भी कुछ ले लिए हैं ना। और ये आप देख रहे हो सब कुछ हैंडमेड है भाई। एक पेपर को बनाने में कम से कम 1.5 घंटे हमें लगते हैं लगातार नॉन स्टॉप अगर मैं काम करूँ तो, है ना। फिर जाके रेडी होता है और अच्छा दिखे, अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिल सके, सब कुछ तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखो, आई गारंटी कि आप 600 प्लस स्कोर करोगे। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीरो पे साल भर पढ़ाई नहीं की और 600 स्कोर करोगे, लेकिन यस, अगर आप जेन्युइनली इस टू एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हो और हमारी सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो आप केमिस्ट्री में तो गारंटी लेता हूँ 150 प्लस आने वाले हैं, है ना, अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.6 ग्राम ऑफ CO3 टू माइनस। देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, नंबर ऑफ एटम पूछ ले, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ ले, ठीक है, या आयन पूछ ले, तो इनके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ज़रूर याद रख लेना, मोल मल्टीप्लाइड बाई Na और मल्टीप्लाइड बाई, अगर मान लो एटम है तो एटॉमिसिटी लिखना, एटम है तो एटॉमिसिटी लिखना टोटल, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना, और या तो इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन लिख लो। जो भी पूछा है वो आप यहाँ पे लिख लोगे, हमेशा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है। तो अब एक काम करो, यहाँ पे हमसे पूछा था नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर पूछा था तो मोल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इन कितना CO3 2 माइनस में। तो वेट कितना गिवन है, वेट गिवन है 0.6, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा CO3 2 माइनस। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालोगे तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन थे तो इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा 12 + 48 और 2 नेगेटिव भी था, तो 2 नेगेटिव होता है तो ऐड करते हैं तो ये अपने पास टोटल कितना हो जाएगा 48 2 50 और ये 12 62 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62। और अपने पास Na को ऐसे ही रहने दो। टोटल इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो कार्बन हो गया 6, यही होता है E = P = Z, पता है ना। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और O3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, ऑक्सीजन में अपने पास होते हैं 8, 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे 8 × 24, 24 हो गया, और 24 × 6 30 और 2 नेगेटिव है उसको भी ऐड करोगे मतलब 32, मतलब 8 × 24, 24 2 26 और ये हो गया 32। अब इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.32 Na, ये रहा आंसर। तो कभी अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता, मान लो ऐसे ही पूछ लेता N3 माइनस में क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,5 और ये 3 नेगेटिव है उसको भी ऐड कर लेते हैं ना, क्योंकि जेई में एक बार पूछा है तो वो भी लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इसलिए एटॉमिक नंबर ले लिया, वैलेंस पूछता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। तो एक काम कर लो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो भी, अगर एसिड बेस है ठीक है, तो आप देखो किसके मोल्स ज़्यादा हैं। देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, जब भी आपको क्या गिवन है 200 और वो मोलैरिटी आपको गिवन, देखो तो मोल्स हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको ये मोल्स निकालेंगे, जो भी आपको मोलैरिटी गिवन है वो कैपिटल M है, एक्चुअल में मोलैरिटी नहीं समझ लेना, ये क्या है मोलैरिटी है, और वॉल्यूम
और मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर ज़रूर लिख लेना, क्योंकि जैसे H2SO4 है, इसको आप ब्रेक करोगे तो ये क्या दे देगा, 2H+ दे देगा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए n फैक्टर, मोलैरिटी आपको दे रखा है 0.1, वॉल्यूम है 200, और ये आप यहाँ पे कितने n फैक्टर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो मोल आ रहा है अपने पास, मोल इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 × 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक। और ये तब आएगा जब ये ml में था, तो उसको हम एक काम कर लेते और इसको हम लीटर में भी चेंज कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो ये अपने पास इतना आ गया, ठीक है 4। ये H+ के लिए निकाल लिया हमने, H2SO4 के लिए निकाल लिया। बेस के लिए निकाल लो, NaOH के लिए अगर सेम निकालोगे आप तो NaOH कितना देगा, 1 OH माइनस देगा। तो यहाँ पर भी अगर आप मोल निकालोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ml, और 100 ml है तो 10⁻³ इसके भी आप लिख लोगे। और मोलैरिटी की बने 0.1 और n फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू निकल के आ रही है, इसको हम करेंगे 1 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, एक एसिड है एक बेस है, किस में ज़्यादा मोल ज़्यादा दिख रहे हैं, किसके ज़्यादा मोल ज़्यादा हैं भाई। तो यहाँ तो जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर दो रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड बेस हैं, तो H+ वाला ज़्यादा है, तो उसमें से 10⁻² और ये 1 × 10⁻², क्योंकि वही बचेगा। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, इसमें 10⁻² कॉमन कर लेंगे, और ये 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻²। ये आ गया H+। अब कॉन्सेंट्रेशन जब निकालते हो, H+ निकालते हो, है ना, वो H+ बेसिकली आपने निकाल लिया। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो, जो भी आपके पास मोल है डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो मोल आपके पास 3 × 10⁻² है, और टोटल वॉल्यूम आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, 2 और 100, मतलब 300 है टोटल। और इसको हम लीटर में लेंगे 10⁻³ लीटर में चेंज करने के लिए, है ना। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ये चीज़ आपको लिख लेनी है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 0.1 इतना, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा H+ हो जाएगा, ठीक। ये अपने पास क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास रहा ये क्वेश्चन। तो देखो, ये एक चीज़ याद रख लो, ये है लाइमन, ये है पाल्मर, ये है पाशियन, ये है ब्रैकेट आगे पी फंड हम्फी, आगे सीरीज आते हैं। ये 1 2 3 4 ऐसे 100 ये इनफाइनाइट तक है। तो अगर मैं कभी मैक्सिमम एनर्जी की बात करूँ लाइमन के लिए, तो देखो अगर आप ज़्यादा चलोगे या कम चलोगे तो एनर्जी कहाँ ज़्यादा लगेगी। तो सीधी सी बात है, इनफाइनाइट से 1 पे आने में, या ऐसे समझो 1 से इनफाइनाइट, लाइमन के लिए बात कर रहे हैं। अगर एनर्जी हम मैक्सिमम बात करें, मैक्सिमम लाइमन के लिए, किसके, लाइमन के लिए, तो ज़्यादा कहाँ से कहाँ चलोगे भाई, इनफाइनाइट से 1 के बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ज़्यादा चलना पड़ेगा ना, और ये मैक्सिमम। और एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो वेवलेंथ के इन्वर्स होता है। तो ये एनर्जी मैक्सिमम, तो इसको हम लैम्बडा क्या बोल सकते हैं, मिनिमम बोल सकते हैं। और एक चीज़ याद रख लेना, ये जो गैप है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये गैप घटता चला जाता है एनर्जी का, ठीक है। ये ऊपर, ये गैप की बात कर रहा हूँ, हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे ट्रांजिशन, तो ये हो जाएगा। अगर सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ बाल्मर के लिए बता दो, है ना, बाल्मर के लिए, तो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी मैक्सिमम अगर लिखना है तो कहाँ से कहाँ, बाल्मर कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से स्टार्ट होता है, और ये लैम्बडा मिनिमम होगा, है ना। तो ये चीज़ें याद रख लेना। कभी आपको ऐसा बोलता है लिमिट लाइन ऑफ बाल्मर, ये सब चीज़ें याद रख लो, लैंग्वेज आता है लिमिट लाइन ऑफ लाइमन। तो लिमिट लाइन मतलब इनफाइनाइट से ट्रांजिशन होगा 1 के लिए, है ना। अल्फ़ा लाइन मतलब क्या होता है, अल्फ़ा लाइन मान लो बोलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है लाइमन के लिए। तो अल्फ़ा लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, अल्फ़ा मतलब फर्स्ट लाइन हो गया। फर्स्ट लाइन लाइमन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 से 1 तक। बीटा लाइन मतलब जस्ट आगे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 2 से 1 तक। बीटा लाइन पूछेगा तो कहाँ से, 3 से 1 तक। ऐसे अगर बाल्मर के लिए बोलेगा तो ये हो जाएगा 3 से 2 तक, सेकेंड लाइन 3 से 2 तक, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन था, अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमने एक इक्वेशन सीखा है
कि जो 1/λ होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है RZ²। ठीक है, रिडबर्ग फार्मूला बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा N2 का स्क्वायर हो जाता है। और हमेशा याद रख लेना N2 ज़्यादा होगा N1 से, या ऐसे समझ लो N2 जो होता है वो क्या होता है N इनिशियल होता है और N1 क्या होता है N फाइनल होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब बोला क्या था क्वेश्चन में, द वेव नंबर फॉर द वेव नंबर, तो ये लैम्डा का उल्टा कर लो, इसी को बोलते हैं वेव नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बोला है वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन लाइमन। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अगर एनर्जी मैक्सिमम है इनफाइनाइट से 1 तो लैम्डा मिनिमम ये हो जाएगा इनफाइनाइट से 1। और इनफाइनाइट से 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, ये n इनिशियल है और ये क्या है n फाइनल है। मतलब लाइमन के लिए लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा इनफाइनाइट से 1। तो ये n इनिशियल ये n फाइनल हो जाएगा, ये 1/λ और ये क्या हो जाएगा r। और ये क्या हो जाएगा, किसके लिए पूछा था, हाइड्रोजन के लिए पूछा था, हाइड्रोजन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और n इनिशियल क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट के स्क्वायर 1/1 सॉरी n 1 नहीं है इनिशियल, 1 क्या है भाई 1 फाइनल है। तो फाइनल अपने पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इनिशियल अपने पास इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं वेव नंबर, ऐसे भी लिख लो। और ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट की वैल्यू ये क्या हो जाता है 0, तो आंसर आ जाएगा r। ये हो गया आंसर r। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए ये वाला देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ऐसे वाले, Cl2 है और Cl2 की रिएक्शन करा है। मान लो यहाँ पे NaOH से आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है NaCl और ये है NaClO और ये हो जाएगा H2O। तो आप अगर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो तो ये फ्री स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है Cl2 और यहाँ पे Cl2 माइनस में है, यहाँ पे क्या है +1 में है। तो जब एक ही स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो और एक का ही रिडक्शन हो, एक का ही ऑक्सीडेशन हो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इधर से लिखता हूँ, एक ही स्पीसीज़ का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्या हो रहा है रिडक्शन, जब पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट हो तो उसको रिडक्शन बोलते हैं और इंक्रीमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो उस रिएक्शन को जब एक ही स्पीसीज़ है, मान लो एक ही एटम है, एक ही एटम का क्या हो ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही एटम का क्या हो रिडक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, आप जब टोटल n फैक्टर निकालते हो तो ऑक्सीडेशन का n फैक्टर, रिडक्शन का n फैक्टर डिवाइड बाई ऑक्सीडेशन का n फैक्टर, रिडक्शन का n फैक्टर निकालते हैं। और जो n फैक्टर होता है कभी भी निकालते हैं तो क्या होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई कितने एटम है, 8 नंबर ऑफ एटम जो भी है। जैसे मान लो Cl2 का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं और रिडक्शन के केस में, तो यहाँ पे देखो कितने चेंज कितने का आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cl2 वाले में, रिडक्शन वाले में निकाल रहे हैं। तो रिडक्शन में देखना है 0 - 1, यहाँ पे चेंज कितने का है 1 का है। क्लोरीन कितना था, क्लोरीन कितना था भाई 2 था, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 1 × 2। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में देखो चेंज कितने का है 0 से +1, चेंज कितने का है 1 × 2, ये ऑक्सीडेशन है ये रिडक्शन है, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 1 × 2। वैल्यू पुट कर दो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 × 2 और ये क्या हो जाएगा 2 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास n फैक्टर आ गया। जैसे ही n फैक्टर आपने निकाल लिया, n फैक्टर आने के बाद हमसे पूछा था इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2। तो देखो जब इक्विवेलेंट वेट बोल दे और मास बोल दे तो क्या होता है पता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर होता है। तो
तो मॉलिक्यूलर वेट अपन को m गिवन था, n फैक्टर आपने कितना निकाल दिया, 1 निकाल दिया, तो आंसर कितना हो जाएगा, m/1। आंसर कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन याद रखना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो ये पहले जो गिवन है आप उसको लिख लो। आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंसिडर द रिएक्शन, आपको x गिवन है, 3/2 O2 गिवन है, और ये क्या है, XO3 है, और ये क्या हो जाएगा 2Q1 किलो कैलोरी है, ठीक है, ये दे रखा है। और XO2 है प्लस हाफ O2, ये क्या है, XO3 है, ये दे रखा है Q2 किलो कैलोरी दे रखा है, ठीक है। तो बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XO2 का आपको निकालना है। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको क्या होता है पहले तो ये समझना है। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब आपके पास कोई दो कंपाउंड मिलते हैं और वो अपने एलिमेंटल स्टेट में हो, नेचुरल स्टेट में हो, मतलब वो स्टेबल भी होंगी, एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, तो वहाँ पे जो एंथैल्पी होता है उसको हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको XO2 एक मोल ही बनाना है, तो एक काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, ठीक है। आप एक काम कर, आप रिवर्स कर लो, इक्वेशन सेकंड को रिवर्स कर लो, ठीक है, और फिर उसमें से हम बताते हैं क्या करना है। इक्वेशन सेकंड को आप कर लो रिवर्स, तो इसको हमने कर लिया रिवर्स। जब रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, XO3, और ये अपने पास Q2 जो था, या रिवर्स मत करो ना, ऐसे ही एक काम कर लो, रिवर्स ना करो तो भी काम हो जाएगा। हम इक्वेशन फर्स्ट में माइनस कर दे रहे हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, x, और हम माइनस कर रहे हैं ध्यान से, तो x हो गया, और अपने पास एक वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, 3 जो रिएक्टेंट है उसको हम माइनस करते हैं, x माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो x माइनस XO2, और वो कितना हो जाएगा 3/2, अभी निकल आएगा माइनस हाफ O2, और यहाँ पे वो वैल्यू तो कट्टम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा 2Q1 माइनस Q2। अब यहाँ पे काम कर लेंगे, XO2 को हम उधर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि वही तो पूछा था फॉर्मेशन, और ये 3/2, और ये कितना हो जाएगा प्लस, इसमें LCM ले लेंगे तो 2, और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो O2, और 3 में से 1 माइनस 2, तो वही O2 हो जाएगा, और उधर जाने पे क्या हो जाएगा, XO2 बन गया 1 मोल, और ये अपने पास जो 2Q1 माइनस Q2 थे उसको ऐसे ही रहने देंगे, तो ये अपने पास आ गया। अच्छा एक चीज़ मज़े की बात देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। अब ये आपको जब लिखा है ना, ये इक्वेशन के साथ लिखा है, अब डेल्टा ये क्या होता है, पूरा डेल्टा एच होता है, जैसे यहाँ पर भी इसको आप और कर क्या लिख सकते थे, डेल्टा एच यहाँ पे कितना था -2Q1, अगर इक्वेशन में नहीं लिखा है तो अलग से हम माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्लस में लिखा है, तो इसको हम डेल्टा एच क्या लिख सकते हैं, -2Q1 और Q2, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे Q2 -2Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये चीज़ याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसको देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और ये पैटर्न तो याद ही रख लो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है इनका इक्विलिब्रियम का, जिन्होंने हमसे इक्विलिब्रियम पढ़ा है उनको पता है, ठीक है। ये गिवन है 2CD, बोला है कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B वाज 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। अच्छा ऐसा है क्या, तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A कितना था, ये था C था, और B कितना हो जाएगा इसका 1.5 टाइम्स ऑफ C, ये हमारे पास इनिशियल हो गया, कंसंट्रेशन ही डायरेक्ट किया था तो CI लिख लो,
ठीक है, और ये तो 0 0 होगा। अब इक्विलिब्रियम पे निकाल लेते हैं। इक्विलिब्रियम पे कुछ वैल्यू ख़त्म हो जाएगा तो C माइनस अल्फ़ा, और स्टोइकियोमेट्री जो होता है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये 1.C माइनस अल्फ़ा इंटू स्टोइकियोमेट्री जो उसको मल्टीप्लाई करके लिखना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कितना ख़त्म हो रहा है, 2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा ख़त्म हो रहा है, और स्टोइकियोमेट्री लिख देते हैं ना, वो लिख दिया अल्फ़ा। अब आपको गिवन है कि जो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है, जो ए और बी का कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है, ए और बी का इक्वल है। तो ए कितना है, C माइनस अल्फ़ा, और बी कितना है 1.5 C माइनस 2 अल्फ़ा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा अपने पास आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 0.5 इंटू C आ गया। ठीक है, C आ गया, तो अब हम सारी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। C इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ गया C माइनस 0.5 C आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, इधर लिख देते हैं अलग से। ये है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही तो था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अगर निकालेंगे तो वहाँ भी पुट कर लो, 1.5 C इंटू अल्फ़ा कितना आ गया, 2 इंटू 0.5 इंटू C हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास C जो था वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.5 इंटू C, और जो D था वो कितना था इक्विलिब्रियम पे, वो तो 0.5 इंटू C। अब हमसे क्या पूछा था, Kc पूछा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट है ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक पावर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, B का स्क्वायर। तो C अपने पास कितना है, C है 1, मतलब सारी वैल्यू आप पुट कर दो, तो C पुट कर दो 2 इंटू 0.5 इंटू C का स्क्वायर, कौन सी है कॉन्सेंट्रेशन है, और D है 0.5 इंटू C, और A कितना है C माइनस 0.5 इंटू C, और B कितना है, B को हम 1.5 C माइनस 2 इंटू, चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, 1 ही आएगा, दिखने में पूरा कट्टम कुट्टम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, याद रखना है। तो प्रोसीजर याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले निकाल लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे निकालना समझना। बोला है कि pH ऑफ BaH2S, pH दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है, और हमें पता है pH प्लस POH क्या होता है, pH प्लस POH होता है 14 होता है। तो हम POH यहाँ से निकाल लेंगे, POH आ जाएगा 14 माइनस 12, और ये आ गया 2 आ गया। जैसे 2 आ गया तो देखो, अगर H प्लस होता है तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है, 10 टू द पावर माइनस PH, और अगर OH का कंसंट्रेशन निकालना होता है तो क्या हो जाता है, 10 टू द पावर माइनस POH। तो अपन को BaOH दिया है, तो यहाँ से OH का कंसंट्रेशन निकल आया, हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2, ये तो आपको फार्मूला हुआ। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सवाल है, तो हमें लिख लेना BaOH ट्वाइस, इसको ब्रेक करके जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा Ba2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2OH माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आप ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये डबल है एक दूसरे के, है ना। अगर मान लो, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर 1 है तो हम ये क्या बोलेंगे 1/2, 1/2 क्या है, ऐसे बोल सकते हैं ना, कि जो B है OH है वो इसका ट्वाइस है, ऐसे बोल सकते हैं। जो ये है ना, इसकी वैल्यू जितना है, ये कितना है, इसका आधा है। Ba2 क्या है, आधा है भाई, एक है यहाँ पे 2 है, तो ये आधा ही तो है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पे जो Ba ट्वाइस है, OH का कंसंट्रेशन इतना था, ध्यान से देखना, तो
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधा 10⁻² डिवाइड बाई 2 आ गया। समझ आ गया। अब KSP जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, KSP आप कैसे लिखते हो, ध्यान से देखना, ये BA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH माइनस, और ये क्या हो जाएगा OH माइनस, स्टोइकियोमेट्री जो है उसको मत भूलना, 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब इसको लिख लो, सॉल्व कर लो, 10⁻², ये 2 हो जाएगा, और OH माइनस कितना आया था, OH माइनस आया था। और मज़े की बात है, जब आप इसको यहाँ पे लिखोगे ना, ध्यान से यहाँ पे आप लिखोगे तो अब इस 2 को नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे भाई, क्योंकि ये वैल्यू जो आपने लिया है इसके रेस्पेक्ट में लिया है, इसी को एज्यूम करके तो लिया है। ये 2 था तो ये 1 था, है ना। अगर हम इसको एज्यूम करके नहीं लिए होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, है ना। यही तो बोल रहे हैं, 2 है तो आधा है, तो आधा लिखे हैं, तो इसको हमने ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कितना है 2 है, और इसको हमें इतना लेना है ना। तो 10⁻², और स्टोइकियोमेट्री को हमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, स्क्वायर तो ज़रूरी लगाएंगे। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, स्क्वायर लगा दो, और ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई, ये अपने पास हो जाएगा 5 × 10⁻⁷, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है ये, देखो ये है mx है, और यहाँ पे जब आप सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो ये हो जाएगा m+ और x माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट mx है, ये सब का दे रखा है, मतलब KSP जब लिखोगे इनका तो क्या हो जाएगा, इसका मान लो यस है, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री आप मल्टीप्लाई करोगे, बस वैसा केस आता है तो वहाँ पे आप उसमें इंक्लूड नहीं, ऐसे कर रहे हो तो इंक्लूड नहीं करना, स्टोइकियोमेट्री पावर में तो लगा ही दोगे 1, और यहाँ पर भी इसका सॉल्युबिलिटी यस × पावर में 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये s कहीं ना कहीं √KSP के बराबर आ रहा है, ठीक है, और KSP आपको दे रखा है, कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁸, तो स्क्वायर रूट करोगे 4 का आता है 2, और ये कितना हो जाएगा 4 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये अपने पास आ गया mx के केस में, और वहाँ पे अपने पास mx2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा m+, और ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा KSP, और यहाँ पे हो जाएगा यस × 1 का 2 × s का स्क्वायर, और ये अपने पास जैसे ही हो गया हम इसको कैसे लिख सकते हैं, KSP और 4s³, और ये s की वैल्यू क्या हो जाएगी KSP/4, और ये पावर में 1/3 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, KSP कितना है 3.2 × 10⁻14, और ये अपने पास इतना हो गया 1/3, और ये जैसे ही हो गया है अपने पास तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ मोलर आ जाएगा। और नेक्स्ट हम निकाल लेंगे mx3, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है ना, देखते हैं, ये इसलिए हम सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं सब में। mx3 में निकालेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा m+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस, है ना। तो ये अपने पास हो गया, और यहाँ पर भी हम जब लिखेंगे KSP क्या हो जाएगा यस × 1 का और 3 × s³, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा mx3 ही था ना, m3x था, गलत कर रहे हो, ये m3x था, है ना, तो ये मिस्टेक नहीं करना, m3x था, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा m, और यहाँ पे 3+, और ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x3 माइनस, और अब यहाँ पे लिखेंगे तो KSP आएगा 3s³, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s × 1/1। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम यस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा KSP/27 पावर 1/4 हो जाएगा। 2.7 वैल्यू पुट करेंगे, -15 दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, ये 1/4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ मोलर।
तो जो सॉल्युबिलिटी, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा है देख लो, S1 का ज़्यादा है, फिर S3 का ज़्यादा है ना। और उसके बाद S1 का, ये 4 तो कॉमन है ना सब में, इसको तो हटा ही दो सब में 4, और इसमें भी ये हटा दो। S1 S3 S5 तो सबसे भाई कम है, मतलब S2, तो ये वाला पावर मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई वाला, ये तो नेगेटिव, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, MX और M3X, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, S1 MX M3X MX2 मैच करा लेना। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, पहले वे समझना। ये तो सीधे अगर मैं लिखूँ तो पहला फार्मूला अल्फ़ा माइनस 1 n-1 ये होता है। मान लो अगर A3 B2 लिखा है तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू आपको कुछ भी परसेंट गिवन है, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 होता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर लेना। फिलहाल एक फार्मूला आई का और होता है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, KF वैल्यू पूछा था, तो KF क्या होता है ध्यान से देख। KF का चलो मान लो अगर नहीं पता है तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे क्वेश्चन में पूरा ऑप्शन नहीं चेक करना, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। तो चलो दो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे सीखो, आई इसका फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा आइसोटोनिक, तो ए का थर्ड और सी का सेकंड, कहीं भी दिख रहा है ए का थर्ड सी का सेकंड, एक ही ऑप्शन में है, बस बाकी का बात ही ख़त्म हो गया है ना। अब बी का किस में हो जाएगा, बी का आप सीधे इसमें लगा दो, सॉरी मिस्टेक कर दिया, ए का थर्ड है और सी का सेकंड है ना, ए का थर्ड है और सी का सेकंड है, हाँ ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर दो मिक्सचर का आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये सिखाऊंगा, ये तो मैं चैप्टर में आपको बता दूंगा। देखो अगर आपको कभी पॉजिटिव डेविएशन शो करे, पॉजिटिव डेविएशन, और ये इसका भी ट्रिक बताया हूँ मैं, तो हमेशा याद रख लेना वहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, एजियोट्रॉपिक होगा। और अगर नेगेटिव डेविएशन होता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बोला है कि एजियोट्रॉप सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन, ध्यान से पढ़ना, लोअर बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बोल दिया, मतलब मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव की डेविएशन की बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन ही में इसमें कहीं पे दिख रहा है, सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बात खत्म, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व करना सिखाया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये भी बता देता हूँ। तो देखो ये पॉजिटिव और डेविएशन को भी लिख दिया, ये याद रखना ट्रिक से, हर साल पूछता है क्वेश्चन। देखो अगर कभी ये सभी दिख जाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। एक्सेप्शन याद रख लेना, जहाँ पे कहीं भी लिखा हूँगा मैं, ये वाले देखो ये क्या है, इसमें देखो एसीटोन है, और कहीं पर तो मैंने कुछ एक्सेप्शन दिया है CH2CCl4, हाँ ये तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन होंगे ही, लेकिन अगर ये देखो ये भी आता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, ये जबकि ये सब नहीं है तो फिर भी ठीक है याद रखना। अल्कोहल दिख जाए तो होता है, इसमें देखो एसिड कहीं एनिलीन दिख जाए तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, लेकिन यहाँ पे एसिड एनिलीन नहीं है फिर भी ये पॉजिटिव डेविएशन है, बाकी तो आप याद रखना।
और आइडियल सॉल्यूशन जहाँ पे साइज कंपेरेबल हो वहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन। ये सभी आइडियल सॉल्यूशन एनसीईआरटी की एग्जांपल है, याद रख लेना एटलीस्ट, ठीक है। ये भी आप देख लो आइडियल सॉल्यूशन का केस। चलो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में ये कंडीशन होता है, पॉजिटिव में ये होता है, ठीक यार। एसीटोन और नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आ जाओ इसको देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये। तो यहाँ पे अगर आप IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे तो आप देखो इधर से करोगे नंबरिंग ना, तो नियरेस्ट पे क्या आ रहा है, ब्रांचिंग आ रहा है 4 5, और भी ब्रांचिंग भी किसका आ रहा है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंडर आता है। इधर से करते तो कोई ब्रांच नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने इधर से स्टार्ट किया। अब ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पायलट एटम से नंबरिंग करते हो 1 डैश और ये हो जाएगा 2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 पे आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो 3 और कॉम्प्लेक्स इसलिए ऐसे लिखोगे। और जब आपके पास ये वाला ऐसे 3 होते हैं ना, ऐसे लिखे आए और एक कॉम्प्लेक्स की तरह यूज हुआ हो, तो इसको ब्रांच है, ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, फॉर्माइल, है ना। इसको क्या हम बोलेंगे, फॉर्माइल। और यहाँ पे ध्यान से देख, और अगर इसे फॉर्माइल बोल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे आप इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करोगे। अगर फॉर्माइल नहीं बोल रहे हो तो इसको इंक्लूड करोगे। तो हमने इसको 1 डैश केवल लिया और इसको हमने क्या बोलिए, फॉर्माइल बोला। मतलब कार्बन इंक्लूडेड नहीं है तो हम फॉर्माइल बोलते हैं। ये अपने पास क्या हो गया, इसको हम फॉर्माइल बोलेंगे। समझना बारीक बात है। तो फॉर्माइल और एक कार्बन था, और जब कॉम्प्लेक्स में अपने पास जो मेन में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। मतलब ये जो होता है, यहाँ पे एल्केन मत बोल देना। तो एक कार्बन था 1 डैश, तो इसको मिथाइल। और बाकी पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। और 1 पे भी है, 6 पे भी 1,6 डाई एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। तो देखो यहाँ पे आप जब, अगर इसका सबसे मेन है नंबरिंग कैसे आप करोगे, तो नंबरिंग में कई सारे रूल लगाते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर आप मल्टीपल बॉन्ड देखते हो, फिर आप नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हो, लोवेस्ट लोकेन रूल देखते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखो। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये भी है, ये भी है। तो अब बात आती है हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें या इधर से। तो अगर आप इधर से करते हो 1 2 3 4, तो 3 और 4 पे ब्रांच आ रहा है। और इधर से करते हो तो 1 2 पे 3 4 5 6, ठीक है। इधर से क्यों नहीं गया, क्योंकि 1 2 3 पे आ रहा था, तो लोवेस्ट नंबर कहाँ आ रहा था, तो इधर लोवेस्ट लोकेन रूल, तो ये हो गया। जैसे ही हुआ तो क्या बोल दोगे, 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो है, 5 पे, और वो क्या हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल ये साइनाइड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है हाइड्रोक्सी, और इसको हम क्या बोल देंगे, OH को जब ये प्रिंसिपल होता इसके कंपटीशन में और कोई नहीं होता तो इसको ऑल बोलते हैं, और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और बेंजीन या किसी भी रिंग से डायरेक्टली CN लगाओ तो नाइट्राइल बोलते हैं, बेंजो नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर अगर निकालना हो, मान लो कोई भी एसिड है HA, उसमें से आप क्या करते हो, -H+ बाहर करते हो, तो क्या बचेगा, A-। अब ये कार्बन आयन है, एक तरीके का क्या है, कार्बन आयन। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बन आयन स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा Ka वैल्यू होगा, और उतना कम pKa वैल्यू होगा, सीधी बात है। और कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, कैसे बढ़ती है स्टेबिलिटी, -I -M, एरोमेटिसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अगर आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी देखना तो एरोमेटिसिटी देखना, फिर रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन देखना, फिर इंडक्टिव देखना। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे इस वाले में Cl वाले में -I लग रहा है और +M लग रहा है, लेकिन हैलोजन में -I डोमिनेटिंग होता है, और इसमें +I लग रहा है और कहीं ना कहीं +H भी लग रहा है। ये तो भाई लीस्ट हो जाएगा, ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन आयन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। नो नो नो, ध्यान से देखना, कितना भी डिस्टेबलाइज करे लेकिन OH है ना,
OH वहाँ पे। तो एक चीज़ तो हम ये भूल नहीं गए थे, देखे नहीं, COOH OH से ज़्यादा होता है, भले और कोई ग्रुप हो। तो एक चीज़ तो पता हो गया, जो OH वाले हैं वो तो पीछे होंगे। अब इसमें देखो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं एसिडिटी घटाएगा ये, क्योंकि कार्बन इससे स्टेबलाइज नहीं होते। और ये वाला तो बढ़ाएगा, तो थर्ड वाला तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो गया, और उसके बाद थर्ड हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं ना। जब हम बनाएंगे GOC में हमने डिटेल में पढ़ा है। किसी को ऑर्गेनिक अगर नहीं समझ आई कभी तो एक बार मुझसे GOC पढ़ना, या बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ना, आपको मज़ा ना आ जाए तो बताना, आपको ऑर्गेनिक से लव हो जाएगा। ठीक है, ये एस बना, और इसका जब रेजोनेटिंग H+ निकाला, ये बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। अब उसके बाद देखोगे तो सेकंड हो जाएगा और फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी मैं ना बताता सही हूँ लेकिन ऑप्शन जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान दे देना है, कम मतलब समझ जाना है। कुछ भी बड़ी गलती अगर नहीं होती है तो आप कमेंट करके कंफर्म कर लिया करो। तो देखो, इस क्वेश्चन में बोला है लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको बॉन्ड लेंथ जो है वो याद होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ पे आता है। फिर होता है प्योर डबल बॉन्ड, और फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। मान लो जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे जो गिवन है CO बॉन्ड लेंथ यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे हमने दूसरा ही ले लिया है, समझना। ये का अपने पास ये ले लिया, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखोगे ये प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड है, मैं समझा रहा हूँ। नो रेजोनेंस। और यहाँ पे आप देखो ये क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस। पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्योंकि रेजोनेंस कराओगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो, प्योर डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में कौन ज़्यादा बड़ा होता है, आपको पता है पार्शियल वाला ज़्यादा बड़ा होता है, ये तो प्योर है। और देखो कहाँ पे प्योर। और इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि ज़्यादा करेक्ट नहीं है। इसको हम ऐसे किए और यहाँ पे ठीक है, और ये अपने पास मान लो पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। वैसे इसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, रहने देते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है ना, जो कि sp2 है, और बाकी सब में sp3 है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। आपको पता है ये सारे सिंगल बॉन्ड है, और इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ज़्यादा है। और पहले तो हम रेजोनेंस से ही देखेंगे, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस तो इसको तो एकदम हटा दो, ये लीस्ट, इसमें रेजोनेंस है, ये तो लिस्ट हो जाएगा, सॉरी लिस्ट नहीं हो जाएगा, रेजोनेंस वाला हो जाएगा। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये प्योर है, ये प्योर डबल बॉन्ड है। और ये भी, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, ये प्योर है, लेकिन इसमें क्या है, ये वाले भी हैं, ये वाले भी आ जा रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड है ना, ये भी प्योर डबल बॉन्ड आ गया। और इसमें भी ये प्योर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। और किसमें है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। एक में रेजोनेंस है, जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा और उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये रहा सवाल, ज़बरदस्त सवाल है। हर जगह मैं बता दूं, जो रेजोनेंस होता है वो डोमिनेटिंग होता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, हर जगह रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से, एक्सेप्ट, लिख लेना, एक्सेप्ट अगर ये एग्जाम्पल आता है तो वहाँ पे रेजोनेंस हार जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये आपको याद रख लेना है। तो इसमें देखोगे आप, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड लिखा गया है, इसको लिख लो, थर्ड। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये,
बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा था। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है और इन्वर्सली होता है ब्रांचिंग के। इन्वर्सली किसके होता है? ब्रांचिंग के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन ऐसा दिखता है ऐसे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है, इसको ऐसे ही बनाया करो, याद रखो, और कुछ तरीके से नहीं कि सिंपल आप बना दो। ये आइसोऑक्टेन है, याद रख लो। इसमें कभी कभी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने को दे देता है आइसोऑक्टेन। और दूसरा एन ऑक्टेन है। तो 1 2 3 4 5 7 8 ही क्या हो जाएगा? एन ऑक्टेन हो जाएगा। एन ऑक्टेन हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या है? ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन है, पहले ब्यूटेन बनाओ। 2,2 टेट्रा मिथाइल, 1 2 3 2,2 3, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो गया। और एन ब्यूटेन है चौथा। 1 2 3 4, कोई भी लीनियर होता है तो उसको एन ब्यूटेन बोलते हैं, मतलब ब्रांच ना लगा हो। और 3 कार्बन से एन स्टार्ट होता है ना, मतलब 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, सॉरी 3 कार्बन से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाए, देखो सब में ब्रांच। पहली बात, अगर मॉलिक्यूलर वेट देखो 8 कार्बन, ये 2 तो हटा दो, ये 2 तो मतलब एकदम लिस्ट हो जाएगा इन दोनों का। कंपटीशन 2 में है, इसमें क्या है? नो ब्रांच। इसमें कोई भी ब्रांच, इसमें भाई ब्रांच है, सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, है ना। इसमें ब्रांच है और इसमें क्या है? नो ब्रांच है। तो किसका हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एन ऑक्टेन का हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड। चलो आगे देखते हैं। ये है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का सवाल। द करेक्ट ऑर्डर फॉर E2 रिएक्शन। तो देखो, अगर E2 रिएक्शन जब भी हम कराते हैं तो बीटा हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन करके हम दिखाएंगे आपको। मान लो अपने पास ये है और यहाँ पे ऐसा है ये। अब इसमें आप क्या कराओगे? इसमें आप एल्कोहलिक KOH ले लो। हमेशा एल्कोहलिक KOH क्या होता है? B2 एलिमिनेशन कराता है, E2 एलिमिनेशन कराता है। जो हैलोजन होता है उसको 0, उसके बगल अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा, ये भी बीटा होता है, ठीक है। अब कौन सा बीटा H निकलेगा? बेस कौन सा बीटा H को खाएगा? इसको खाएगा, तो ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकालेगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा इधर, और ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें बनाओगे, आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं बनाए? इसको, क्योंकि अगर हम इसको बनाते हैं ना तो रेजोनेंस नहीं होता, कॉन्जुगेशन नहीं आता। यहाँ पे अगर हम मान लो दूसरी पॉसिबिलिटी बना देते हैं, चलो बना ही लेते हैं उसको भी। अगर दूसरा H निकालते तो क्या बनता? ये H इधर आता और हाइड्रोजन बाहर निकलता, तो अपने पास ये यहाँ पे नो रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस नहीं था, दिखा। और यहाँ पे ये एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक, इसलिए हम कौन सा बनाएंगे? ये वाला बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा रेट हो जाएगा, एरोमेटिसिटी आ रहा है। यहाँ पे ये 0, और इस तरीके से निकालो कि कॉन्जुगेशन आ जाए। तो ये H है, यही निकालो और इसको मारेगा बाहर। तो अपने पास कुछ ये था और ये कुछ ये बन गया। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं रेजोनेंस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा, आप किधर से भी बनाना चाहो। तो अपने पास, हमारे पास क्या आ जाएगा? हम इधर से बना लेंगे। तो रेट आप देखोगे साफ साफ दिख रहा है, ये सब फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, एरोमेटिसिटी, फिर इसमें रेजोनेंस है सेकेंड, फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। तो यही ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, चलो इसको लगा लेते हैं। एक रिएक्शन गिवन है आपको, ठीक है, आप सवाल पढ़ लो एक बार। ये 2 और C। तो यहाँ पे बोला है डिफिनिट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 49 गिवन है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 49 गिवन है। स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ A और स्टार्ट B, ठीक है, और ये 0 है। तो एक काम कर लेते हैं, ये इनिशियल मोल है, इक्विलिब्रियम पे कितने मोल बचेंगे? मान लेते हैं अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री को मत बोला करो, इसको ऐसे लिख लो, अल्फ़ा और ये ऐसे, और ये क्या हो जाएगा
2 अल्फ़ा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो इक्विलिब्रियम पे, जो भी ये गिवन है डिवाइड बाई वॉल्यूम, जो भी गिवन है डिवाइड बाई वॉल्यूम, जो भी गिवन है डिवाइड बाई वॉल्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है जो के लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। के गिवन है 49, सी कितना है 2 अल्फ़ा और v का स्क्वायर 2 अल्फ़ा v, 2 बार लिख लेते हैं। और ये 1 माइनस अल्फ़ा वाई वी और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा वाई वी। तो ये वैल्यू पूरा कट्टम कुट्टम हो गया। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 49 और ये क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको लिख लेंगे 7 का स्क्वायर लिख लेंगे और इसको ऐसे 2 अल्फ़ा का और यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा का टोटल स्क्वायर लिख लो, हो गया। तो ये 2 से 2 कट्टम कुट्टम हो गया। तो ये हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई कर दो 7 अल्फ़ा और हाँ 7 अल्फ़ा हो गया और यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो गया। 2 9 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/7 आ गया। ठीक है, जैसे ही अल्फ़ा इक्वल टू 9/7 आ गया। अब आप देख लो सी बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, तो सी के इक्विलिब्रियम पे मोल देख लो कितने 2 अल्फ़ा है, तो यहाँ पे 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 9/7 आपने निकाल लिया है। ठीक है, बाकी सब के भी मोल निकाल लो आप, तो बाकी सब के भी हम निकाल ही लेते हैं। ए के कितने मोल हैं ध्यान से देख, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा 9/7 हाँ 1 माइनस अल्फ़ा और ये 1 माइनस 9/7 और 2 इंटू 9/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा क्या 7। और यह एक काम कर लेते हैं, ऐसे भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम पूरा वैल्यू क्यों ही पुट कर लेते हैं, पहले अल्फ़ा के टर्म में टोटल हम मोल टोटल ही लिखना तो है, तो टोटल ऐसे कर लो ना 1 एन टोटल निकालो इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, कट्टम कुट्टम करो कुछ दिख रहा है, हाँ ये अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा कट्टम कुट्टम हो गया और एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है भाई 2 हो गया। और सी के आप मोल देख लो, सी के आपने इतना निकाला था, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी लिखोगे तो सी के कितने मोल थे 9/7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास जब हम लिखेंगे तो 2 इंटू 9/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा, कितना आएगा 9/7 आ जाएगा। और एक गड़बड़ी और किया है, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा 7/9 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 7/9 रख लेंगे 7/9, तो आंसर 7/9 आ जाएगा 7/9 इसीलिए वो नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/9 आ गया और इसको भी आप 7/9 कर लो। तो थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन कभी मिस्टेक हो जाती है, लगातार बोलते रहते हैं, है ना। तो 7/9 आंसर आ जाएगा। बाकी आप आई होप आपको समझ आया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो इसको देखते हैं। देखो एरोमेटिसिटी का एक भयंकर ट्रिक है, उससे बेस्ट तो आपको ट्रिक मिलेगा ही नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड कर लो 4 से, बार बार बताएं, अगर डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, नहीं हुआ तो एरोमेटिक और एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नेगेटिव चार्ज है तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर लोन पेयर है बेसिकली जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, देखने में आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा पर है सिंपल, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रेजोनेंस लोन पेयर वही काउंट करना जो रेजोनेंस में जाए। अब चलो यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, sp3 कार्बन है एक्चुअल में, तो ये sp3 मतलब नॉन एरोमेटिक, एक भी sp3 दिख गया नॉन एरोमेटिक। दूसरा वाला देखो, अगर ये है और ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और यहाँ पर भी है 2 6, एक ही लोन पेयर जाता है ना रेजोनेंस में, 6 लोन पेयर है और 2 पाई बॉन्ड मतलब 10
डिवाइड बाई 4, ये क्या आ जाएगा एरोमेटिक, बात खत्म। और इसका ट्रिक देखना हो आप वीडियो है फुल कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज़ में जाके आप देख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं सवाल। तो देखो सबसे पहले बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसमें देखना है कि Br2 है और एक इक्वेशन गिवन है OH और Br माइनस यहाँ पे बन रहा है और आपके पास H2O बन रहा है और ये X के बारे में नहीं पता है आपको। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये 0 है और ये -1 है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जैसे रिडक्शन हो रहा है और डेफिनेटली अगर ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है ना। और जैसे ही अपने ये देखा तो अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और जब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है तो उस केस में जो इक्विवेलेंट वेट होता है, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइज वाला जो एलिमेंट है और एक जो रिड्यूस वाला है उसको आप लिखते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर होता है। तो अब इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना कितना Br2 का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 दे रखा है कितना, ये Br2 का है मान लो, है ना। यही तो क्या हो रहा है एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है। तो 96 दे रखा है और पहले का ऑक्सीडेशन का देखो तो ये Br2 से क्या हो रहा है यहाँ पे जा रहा है, ये एन फैक्टर तो नहीं पता पर मॉलिक्यूलर मास तो अपन को ज़रूर पता कितना है। एक ब्रोमीन का 80 दे रखा है, 2 का 160 और यहाँ पे एन फैक्टर और यहाँ पर भी 160 और क्या हो जाएगा एक का पता है, रिड्यूस वाले का एन फैक्टर पता है, क्योंकि देखो कितने का चेंज है -1 का, -1 नहीं मैग्नीट्यूड लेते हैं 1 और कितने ब्रोमीन में है 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर जो आ रहा है ना ऑक्सीडाइज वाले का ही तो पूछा था, एन फैक्टर आ रहा है वो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब एन फैक्टर 10 आना चाहिए। तो अब देखो आपको ये ऑप्शन में दे रखा है एक्स जो है ये सारे पॉसिबिलिटी एक्स के हैं। तो अगर Br2 माइनस आप लेते हो तो यहाँ पे ब्रोमीन Br2 माइनस में इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, समझना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1 और Br2 से किस में जाना है हमें एन फैक्टर 10 लाना है, ये 0 है तो Br2 से +1 में जाएगा तो चेंज कितने का हो रहा है 1 और 2 ब्रोमीन एन फैक्टर 2, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा है Br2 मतलब Br2 से किस में जा रहा है Br2 माइनस में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, चेंज कितने का आ रहा है 3 और 0 मतलब 3 का आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का 0 से 3 का चेंज आ रहा है, तो मतलब 3 × 2 कितना हो जाएगा इनफैक्टर 6, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाला है Br3 माइनस से सॉरी ये तो हमें राइट है ना, एक्स तो ये है और स्टार्टिंग में Br2 का देखो तो Br2 से इसमें जा रहा है 0 से यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है 5, तो देखो 0 से 5 का चेंज है, कितने ब्रोमीन है 2, जो ब्रोमीन है पूछा है उसी का 2, कितना आ जाएगा 10, एन फैक्टर आ गया 10 आ गया जो कि यही सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये 3। तो बस ये था सवाल, आपको याद रखना है। और डिसप्रोपोर्शनेशन में एन फैक्टर जो निकालते हो कैसे निकालते पता है, एन फैक्टर टोटल निकालना हो तो N1 × N2 मतलब ऑक्सीडाइज इंटू रिड्यूस, ऑक्सीडाइज प्लस रिड्यूस ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर का एक आपको और याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक याद रखना है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। 15 इलेक्ट्रॉन है 0.5 घटाते जाओ, 16 है तो 0.5 घटाते जाओ। ये आपको ये 14 का याद रखना है, बाकी आपको घटाते बढ़ाते जाना है। ये 1 to 20 तक इलेक्ट्रॉन ये 10 to 20 इलेक्ट्रॉन तक ये वाला लगाना। अगर मान लो 1 to
9 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना करने का 0.5। अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये लिख दिया है तो आइए अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, O2 का, O2 माइनस का। O2 कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे 16 होता है, 15 एक पॉजिटिव मतलब 15, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। यहाँ पे 16 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे 17 है, इसका 1.5। तो पूछा है स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा अपने पास ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पूछता तो उल्टा कर देते, बॉन्ड लेंथ ये हो जाता। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन, पहला मैच कराना करें। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी कीटोन है और सामने आपको जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl वगैरह लिया जाए तो उसको बोलते हैं क्लेमेंसन। बस यहाँ पे H2 ये वाले को गायब कर देना है। अच्छा, वुल्फ किस्नर भी ऐसे होता है, बस वहाँ पे NH2 लिया जाता है। ठीक है, वुल्फ किस्नर भी ऐसे होता है, NH2 लो तो सेम काम करेगा। ये हो गया क्लेमेंसन। दूसरा क्या होता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, अगर टॉलिन लिए हो, अब जैसे टॉलिन लिए CrO2 Cl2 और ये CH2 है H3O+, तो ये क्या बनाता है बेंजल डिहाइड बनाता है। थर्ड वाला है वुल्फ किश्नर, भी दे रखा है वुल्फ किश्नर, ये सारी NCERT में है, वो वाली इटार्ड, तो उसको याद रख लेना। वुल्फ किश्नर में क्या होगा, सेम कहानी मैंने बोला कि अगर आपके पास ये गिवन है, बस रिएजेंट अलग होता है N2H4 और यहाँ पे मान लो KOH, और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये भी सेम बना लेगा। स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, स्टेफन भी इसमें हमारा मकसद यही था, मोटिव था कि आपके कई सारे नेम रिएक्शन कवर हो जाए। जैसे RCN है, मतलब यही होगा साइनाइड होगा, SnCl2 और HCl गिवन हो H3O+, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा RCHO में कन्वर्ट कर देगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब भी रेडियस का क्वेश्चन है, रेडियस जो होता है वो क्या होता है 0.53 × n² डिवाइड बाई z होता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो आपको क्या बोला है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 R2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा N1 N2 ऑर्बिट है। ठीक है, जो ऑर्बिट बोलेगा N2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा Z2/Z1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना ली। अब पूछा क्या था, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो चलो R सेकेंड हीलियम के लिए He+, और किसका रेशियो बताना था R3Be4+ का बताना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एज द फ्रैक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y। तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट पूछा था बेरिलियम के लिए तो 3 का स्क्वायर, और वहाँ पे Z2 क्या हो जाएगा बेरिलियम है ना, उल्टा इन्वर्स हो जाएगा, Z2 ऊपर है तो बेरिलियम को Z2 माना गया, और अपने हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा हीलियम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और बोरॉन गिवन था, नॉट बेरिलियम गिवन था, तो बोरॉन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है। अब करेक्ट है भाई, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कुट्टम हो गया, तो 5 2 9 10। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9, तो 10/9, और ये वैल्यू हो जाएगा x/y गिवन था, तो x अपने पास आ गया 10 और y अपने पास आ गया 9, तो x + y निकाल लोगे कितना हो जाएगा 10 + 9, और आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला सवाल दिखने में आपको डरावना लग रहा है,
फॉर द रिएक्शन द चेंजेस आर कंसंट्रेशन इन 1 मिनट, मतलब तो आर एवरेज पूछा था, रेट ऑफ एवरेज, तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितने का चेंज हो रहा है 0.4 माइनस 0.1 इन 1 मिनट, 1 मिनट बोला था तो हम इसको क्या लिख लेंगे 60 सेकेंड, है ना। आंसर सेकेंड में मांग रहा है इसलिए हमने सेकेंड में ले लिया, तो गलती यहाँ पे आप करते तो 5 × 10⁻³ मोलर सेकेंड आ गया, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हमको पता है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, ए -E/RT होता है। लॉग ले लो दोनों साइड, तो हमने लॉग के लिख लिया और क्या हो जाएगा log A -EA/2.303 RT हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हुआ तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है, मतलब आपको बोला है कि रेट कांस्टेंट K1 K2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, K1 K2 इक्वल है और आपको एक वैल्यू ऑफ दे रखा है EA2 EA1 = 2RT है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया। मान लो हम क्या बोलेंगे log K1 और क्या हो जाएगा log A1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा EA1 और 2.303 RT। ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे log K2 log A2 माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT। तो एक काम कर सकते हैं हम, इक्वेशन 2 है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, तभी तो A2/A1 आ पाएगा। आपको पूछा ये था ना, तो यही 2/1 कर दो, तो ये हो जाएगा log K2/K1 डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये क्या हो जाएगा log A2/A1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम उसको EA2 EA1 डायरेक्ट मैंने लिख दिया, है ना। आपकी मैथमेटिक्स थोड़ा आई होप कि सही है, ये हो जाएगा। और ये log K2 K1, क्योंकि ये इक्वल है, K1 और K2 तो इक्वल है, तो इसलिए ये अपने पास क्या हो जाएगा, खट्टम खुट्टम हो जाएगा और हमारे पास log 1 हो जाएगा, log A2/A1। और ये क्या हो जाएगा 2RT दे रखा है और ये 2.303 RT हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे अपने पास आ जाएगा, RT से RT कट्टम कुट्टम पूरा वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो A2/A1 आ जाएगा, कितना 2 के बराबर आ जाएगा। तो बढ़िया सवाल था ये एक, ठीक है, इसको आप याद रखना। चलो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोल रहा है, SO4 2- फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विथ BaCl2। तो देखो Ba2+ जो होता है, हमने आयनिक फॉर्म लिख रहे हैं, SO4 2- जो होता है वो सही बात है, BaSO4 बनाता है जो कि वाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। और क्या पूछा था, द प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, और ये वाला इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है भाई, है ना। BaSO4 जो होता है एक्सट्रीमली लो सॉल्युबिलिटी होता है और इट डज नॉट डिजॉल्व इन डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक HCl और HNO3, ठीक है। तो ये आपको इनकरेक्ट है। BaSO4 इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाँ हाईली सॉल्युबल वो इन वाटर किस में है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और एसिडिफिकेशन विथ HCl प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस ऑफ कार्बोनेट, सही बात है, ये भी आपको सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रख लेना है सारी चीज़ें। ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, हाईली जो बोला है सॉल्युबल इन सॉल्व। चलो ये देखते हैं, इसमें बोला है द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो देखो ध्यान से रखना, यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, कई सारी चीज़ें से बताऊँ, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो जो EH बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है,
सीधी सी बात है, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और ईज ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और इसलिए हम बोल सकते हैं जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है HOH, HS, HSE और HTE का ये होता है। तो इसलिए रिड्यूसिंग नेचर जो हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर H2TE, H2SE, H2S और क्या हो जाएगा, H2O। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। और क्या बोला है, विच ट्रांजिशन मेटल हैज़ द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसमें आपको याद रख लेना, NCERT में गिवन है, वेनेडियम जो होता है हाईएस्ट होता है एट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैंने लिख दिया, सिंपल सी बात है। ब्लैक कलर किसका होता है, तो आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो PbS होता है वो ब्लैक होता है, याद रख लेना, ठीक है। और जो AS2S3 है ये आर्सेनिक सल्फाइड है, इसको येलो बोलते हैं, ये क्या होता है, येलो होता है। और जो ZnS है वो क्या होता है, वाइट होता है, लिख देता हूँ सब। ये MnS जो होता है ये लाइट पिंक होता है, आप ऐसे बोल लो, लाइट पिंक होता है। तो सबका कलर आपको याद रख लेना। ये ब्लैक वाला तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, IIT एडवांस में भी पूछा गया है। हाँ देखो, अगर ये है अपने पास, देखो अगर इसके साथ NaBH4 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर ये गिवन है तो क्या हो जाता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है, सीधे सीधे रिड्यूस कर देता है। लेकिन मज़े की बात मैं आपको सिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं क्या बताने वाला था। मान लो एक आपके पास कीटोन है और एक आपके पास ये है एस्टर है, ठीक है, और आपने इसमें ले लिया है, मान लो NaBH4 ले लिया और एक में ले लिया LiLH4, LiAlH4। तो LiLH4 सबको रिड्यूस कर देगा, इसको भी कर देगा और इसको भी करके क्या कर देगा, OH बना देगा, मतलब इसको भी पूरा रिड्यूस कर देगा। सिंपल सी बात है, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, रिड्यूस बोथ एस्टर एंड कीटोन, ठीक है। और इसमें ओनली वन विल रिड्यूस एस्टर रिड्यूस होगा, ठीक है। और जनरली ये आपको ऑर्डर देखना है कौन रिड्यूस होगा, पहले एस्टर या कीटोन। तो ये थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए आपको याद रखना है, मैंने पढ़ाया है एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाले चैप्टर में। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सवाल है, देखो डाइबल एच जो होता है ना वो लो टेम्परेचर पे काम करता है। तो डाइबल एच कभी आपको दिखे और साइनाइड दिखे तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। हम लोग जब रिसर्च करते थे तो लैब में हमने यूज किया है, बहुत ज़्यादा महंगा आता था ये H2O। तो ये क्या करेंगे, साइनाइड को रिड्यूस करके किस में बना देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये हो जाएगा C+H। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट में आपसे बोला था कि पायरॉल इज मोर बेसिक दैन pyridine, तो देख लेते हैं। pyridine अपने पास होता है ये और पायरॉल होता है अपने पास ये। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि pyridine में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, पायरॉल में जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा हो जाएगा, लोकलाइज वाला हो जाएगा। तो पायरॉल इज मोर बेसिक, नहीं गलत है, फर्स्ट इज गलत हो गया। इन पायरॉल नाइट्रोजन इज sp2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हाइब्रिडाइजेशन में है, लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए उसको कहीं नहीं काउंट करेंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 है, सही है। इन पायरॉल नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द। तो पायरॉल इज मोर बेसिक दैन pyridine, तो ये तो गलत है। असर्शन इज बोथ ए एंड आर, नहीं,
बोथ ए एंड आर नहीं, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात है। और नेक्स्ट देख लेते हैं डीएनए। तो यहाँ पे बोला है डीएनए कंटेन 4 बेसेस, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन स्टेन। आरएनए कंटेन 4 बेसेस, एडनिन, ग्वानिन। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड आर सिंथेसाइड बाय द बॉडी, सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आर सॉरी हमें क्या, तो ये तो मैं उल्टा ही कर रहा था। डीएनए के पास क्या होता है, सही है, ये दोनों सही है मेरे। डीएनए जो होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है एडनिन, ग्वानिन और क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है। सही बात है। और जो आरएनए होता है इसमें यूरेसिल आ जाता है, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, बस इसमें यूरेसिल आ जाता है, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड और करेक्ट। सॉरी वो मैं बाई मिस्टेक अमीनो एसिड के बारे में, दोज अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। हाँ मैं इसका आंसर आपको ये दे रहा था, वो सही है। अब देख, हम यहाँ पे देखो जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ये थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एमिनो एसिड होते हैं आर सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। ठीक है, सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बस इतना लिख लो। और इसमें तो इसेंशियल एक ही ऑप्शन बचता है जो एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं जो KOH होता है, इन KOH क्या रोल करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब्स करता है। तो ऑप्शन कोई सा देखा है, हाँ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, बात खत्म। और क्या बोला, विच विल नॉट गो फॉर डाइएजोटाइजेशन। तो देखो जो एरोमेटिक अमाइन होंगे, जो अमाइन होंगे गो फॉर एजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और इवन एलिफेटिक भी जाते हैं, पर ज़्यादा तो वही जाते हैं। और रिएजेंट क्या लिया जाता है ये भी याद है, रखो आप। रिएजेंट क्या होता है, HNO2, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं NaNO2 HCl। ठीक है, तो पहला वाला तो एरोमेटिक है, साफ साफ दिख रहा है, NH2। दूसरा वाला एरोमेटिक नहीं है, धोखा हो जाएगा, CnH2। तो ये वाला नॉट एरोमेटिक अमाइन नहीं है, तो ये वाला नहीं जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, बात खत्म। बाकी सब एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ प्रोपेनोन, 1 2 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर ऑफ प्रोपेनोन। तो देखो पहला वाला, इसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे। तो फर्स्ट वाले में देखो क्या है, 3 कार्बन है और 2 4 6 हाइड्रोजन है, आइसोमर है। दूसरा वाला है, तीसरा वाला भी 1 2 3 कार्बन है। चौथा वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 8 हाइड्रोजन हो गए। देखो 8 हाइड्रोजन हो गए। आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए ना, तो यही आइसोमर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 4 ये नॉट आइसोमर ऑफ ये प्रोपेनोन मतलब एसीटोन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा, अच्छा सेल कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखो इसको ध्यान से देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट को हम लिखते हैं 1/A सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी जो हो जाएगा 1/RA हो जाएगा। ठीक है, यूनिट भी याद रख लो, पूछते हैं।
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R, इसको ओम लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन 4 मैच कर लो। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी याद है, जो आपके पास इक्वेशन आता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मोलर कंडक्टिविटी होता है इंक्रीज स्लोली विथ डाइल्यूशन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। और इक्वेशन क्या होता है, इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये B√C होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये वाला जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, KCl, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CH3COOH। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर सर्टेन रेट ऑफ रिएक्शन E0 इज़ पॉजिटिव, दिस मीन्स, मतलब देखो डेल्टा G0 क्या होता है, NF E0 होता है। ठीक है, और डेल्टा G0 का फॉर्मूला अगर हम इसी को लॉग में चेंज करेंगे तो RT और लॉग के इक्विलिब्रियम एक फार्मूला ही होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये अपने पास मान लो इक्वेशन 1 है। इफ़ E0 क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा G0 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 नेगेटिव होना चाहिए, है ना। और हमारे पास इन इक्वेशन सेकेंड डेल्टा G इज़ नेगेटिव है, सेकेंड में क्या है, डेल्टा G नेगेटिव है, समझना। ठीक है, इन सेकेंड डेल्टा G क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं लॉग के जो आ जाएगा ग्रेटर देन 0 और के इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, सिंपल अकॉर्डिंग टू, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो NO है, NO प्लस है और NO माइनस है। इलेक्ट्रॉन निकाल लो टोटल, 8 7 15 और ये 7 7 14, और ये क्या हो जाएगा 8 7 15 1 16, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 2.5 और इसका 2 हो जाएगा, बात ख़त्म। तो NO प्लस का सबसे ज़्यादा, एक ही ऑप्शन में इसे लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कैसे पहचानते हैं। अगर कभी वीक एसिड हो, है ना, और वीक एसिड के साथ सॉल्ट हो, मतलब वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो वो कैसा होगा, सिंपल एसिडिक होगा। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, वीक एसिड होगा, समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्लस ये अपने पास क्या होगा, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होगा। ठीक है, तो भी बफर ही होगा, एसिडिक बफर। मतलब अगर वीक एसिड कहीं पे दिख गया तो समझ जाना एसिडिक बफर, वीक बेस दिख गया तो बेसिक बफर। तो यहाँ पे आपको भेस बदल के आता है, जैसा कि मैं दिखाता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन देखो, आपको गिवन है HCl, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है सॉल्ट की HCl गिवन है और NaCl गिवन है, NaCl गिवन है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, या पता होना चाहिए इतना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो होने से नहीं रहा, ना वीक एसिडिक बफर है ना बेसिक बफर। दूसरा देखो HCl है और यहाँ पे CH3COONA है, और एसिड ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3COOH, और यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl। तो देखो यही वाला था, भेस बदल गिवन है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिडिक बफर तो यहीं से कंफर्म हो गया। और आपको समझना है तो आप यहाँ पे इनिशियल मोल निकालो। कैसे निकालोगे, जो भी मोलैरिटी है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर निकालो। एक एन फैक्टर होगा, वॉल्यूम आपको दे रखा है 100, मोलैरिटी भी दे रखा है 0.1, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका भी निकालोगे। अगर कोई सॉल्ट होता है ना तो वहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मान लो AlCl3 है तो जितना कटायन होगा या जितना एनायन होगा वही एन फैक्टर है। एन फैक्टर ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एन फैक्टर 1। तो ये 1 × 200 × 0.2
कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे एन स्टार वाला पॉइंट निकालो। एन स्टार क्या होता है पता है? जितना आपके पास मोल है जो भी है 10 है उसको डिवाइड कर लो स्टोइकियोमेट्री से। ये 20 है डिवाइड कर लो स्टोइकियोमेट्री से, तो ये 10 हो जाएगा, ये 20। अब जो कम है वो लिमिटिंग रीजन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एन फाइनल लिखो, ये तो लिमिटिंग है, पहले खर्च हो जाएगा, पूरा खत्म होगा 0। ये कितना बचेगा 20 माइनस 10, और स्टोइकियोमेट्री जो है मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचेगा 10। मतलब लिमिटिंग था वो ख़त्म होकर रिएक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट में वही बनेगा जो लिमिटिंग होता है इंटू 1। तो क्या बच रहा है प्रोडक्ट में? एसिड। कौन सा एसिड? वीक एसिड। मतलब कौन सा बफर होगा? एसिडिक बफर होगा। ठीक है, तो ऐसे ये समझाने के लिए था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप तो मैटर तो यहीं पता चल गया था वीक एसिड से, या कभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हो तो भी आप बोल दोगे, तो ऑप्शन सेकेंड ही सही हो गया। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो बोल रहा है लेड जो होता है +2 और +4 में एग्जिस्ट करता है। तो जो मान लो कौन सी फैमिली के हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, यही होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। रीज़न क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। लाइमन जो होता है वो क्या होता है? यूवी रीजन होता है। बाल्मर जो होता है वो विजिबल रीजन होता है, और जो पाशियन होता है वो IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा? लाइमन, यूवी, बाल्मर जो होता है वो विजिबल, और ये इसमें तो A का सेकेंड और B का थर्ड। हाँ, A का सेकेंड, B का थर्ड। ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, लाइमन, बाल्मर, पाशियन। डेल्टा एस कहाँ पे? पॉजिटिव आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एस एंट्रोपी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा NG लेस देन 0 तो डेल्टा एस लेस देन 0 हो जाएगा। और जो एंट्रोपी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर, और इन्वर्सली होता है प्रेशर के। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में एंट्रोपी क्या होता है? डिक्रीज करता है, हमेशा याद रखना। तो पहले वाले में डेल्टा NG निकालो, प्रोडक्ट में गैसेस के मोल 1 और रिएक्टेंट में कितने हो जाएंगे? 2, तो लेस देन 0 डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में 2 हो जाएगा और ये 0, तो ग्रेटर देन 0। यस, एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे तो डेल्टा NG 0 हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना। आई होप ये पेपर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा हमने मॉडरेट लेवल रख लिया था, और नो डाउट मैंने हर वैरायटी क्वेश्चन लिए हैं, और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जल्दी से जल्दी, हाँ एक चीज़ अभी ये पता चली है, टेलीग्राम पे कुछ लोग ना 50,000 25,000 कह के कि बोल रहे हैं पेपर मैं बेच रहा हूँ नीट का, पहले लीक कर रहा हूँ। भाई पेपर अभी बना ही नहीं है, लीक कर रहे हैं लोग। ठीक है, और आप बेवकूफ़ बन जाओगे। कोई भी 20,000 25,000 दे के पैसे मत खरीदना, कोई स्कैम नहीं होगा ये कोई, हाँ आगे अभी जो एग्ज़ाम होगा वो लोग आपको कह रहे हैं वो पैसे आपसे मतलब स्कैम करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ मतलब एक लड़की, एक नहीं बहुत सारी स्टूडेंट मेरे को मैसेज किए जो कि बताया भैया टेलीग्राम पे ऐसा ऐसा चल रहा है। तो भाई कोई भी गर्ल्स, कोई भी बॉयज़ मत खरीदना, कोई शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में। अगर मान लो शॉर्टकट से हो भी गया तो आप लाइफ में फेल हो जाओगे। ठीक है, आपका ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसे स्कैम में मत फंसना जो पैसे लेके बोल रहे हैं मैं पेपर लीक कर रहा हूँ, क्वेश्चन यही आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 5 स्टेप स्ट्रेटजी बताया हूँ। आपके पास 200 रुपीज़ है तो मेंटरशिप ज्वाइन करो, नहीं है तो मत करो, ऐसे ले जाओ। ऐसे पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 5 स्टेप स्ट्रेटजी से आएगा। और आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मैंने ये किया है, ठीक है। अब ऐसा कोई बोल रहा है 20,000 50,000 पे तो ट्रस्ट नहीं करने का, वो स्कैम है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे छोटे भाई बहन जो भी हो आपको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। बाकी आई होप आप अच्छा करोगे। चलो, थैंक यू।